Compartment syndrome. कंपार्टमेंट सिंड्रोम में definition is a condition in which increased pressure within a closed compartment compromises the circulation and functions of the tissues within that space. तो ये increased pressure in a closed compartment जिससे उसकी circulation और function tissues के affect हो जाते हैं और ये calves या forearms में most commonly effectuate होती है. ओके या तो टिश्यू का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो सकता है इन दैट कंपार्टमेंट और उसकी वजह से देयरफॉर प्रेशर बढ़ जाएगा, या फिर बाहर एक्सटर्नली प्रेशर है जिसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम बन रही है. फॉर एग्जांपल जैसे टॉर्निक्वेट में एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बन रही है. सो जो इसकी कॉज है उसमें इसके ट्रॉमा है, और ट्रॉमा में क्या हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं और कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है. उसके बाद आपके बर्न्स हो सकते हैं, क्रश इंजरीज़ हो सकती हैं. तो ये सारी कॉजेज़ हैं इसकी. ओके उसके बाद वी हैव वैस्कुलर कॉजेज़, और उसमें ऐसा हो सकता है कि ऐसा प्रोसीजर हुआ हो जिसके बाद लिम्ब की रीपरफ्यूजन हुई हो. टॉर्निक्वे हो सकता है, एम्बोलेक्टमी हो सकती है, थ्रोम्बोलाइसिस हो सकती है, बाईपास सर्जरीज हो सकती हैं कि काफ़ी देर इस्कीमिया रहा है, उसके बाद रीस्टोर हुई है सर्कुलेशन और उससे कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गई है रीपरफ्यूजन से. उसके बाद आइट्रोजेनिक कॉजेज़ हैं, और ये हो सकता है कि आपका आईवी कैनुला गलत जगह लग गया है और एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में क्यूमुलेट होने लग गया फ्लूइड, उससे हो सकता है. गलत इंट्रोशियस नीडल्स लग गई हैं, जॉइंट के इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो मिसप्लेस्ड हैं. टॉर्निक्वेट अगेन इसमें भी आ गया है. सो और ऐसा भी हो सकता है कि प्रोलॉन्ग लेथॉटमी पोजीशन में पेशेंट रहा है और वो जो लॉयड डेविस पोजीशन में लेथॉटमी की, और उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गई है. जो ज़्यादा देर तक लेग्स एलिवेशन होती हैं और उससे लो ग्रेड इस्कीमिया हो रहा होता है लेग्स का, काफ्स के एरियाज़ का, और जब रीपरफ्यूजन इस्टेब्लिश होती है तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाती है. लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर एक टेबल है जिसने उसको समराइज़ किया हुआ है सारी कॉजेज़ को, बट जो मैंने बताई हैं वही इम्पॉर्टेंट है. इससे अलावा इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ की भी बात हो रही है, हीट स्ट्रोक, विनोमस स्नेक बाइट. तो विनोमस स्नेक बाइट होनी चाहिए जिसमें विनोम हो, पॉइजनस वाली. पैथोफिजियोलॉजी में मसल, नर्व्स और ब्लड वेसल्स, ये 3 इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं जो कि फेशियल कंपार्टमेंट का पार्ट हैं, और जब इंजरी हो जाती है तो इस कंपार्टमेंट के प्रेशर राइज़ करते हैं, और जब इसके राइज़ करते हैं तो लोकल इस्कीमिया होने लग पड़ता है. जब इस्कीमिया होता है तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो लीकी हो जाती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस काम करना बंद कर चुके हुए हैं. उसके लीक होने से टिश्यू का प्रेशर बढ़ने लग पड़ता है. इस टिश्यू का प्रेशर बढ़ने से सबसे पहले वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और उसके वीनस प्रेशर जो कि नॉर्मल 4 से 7 है वो बढ़ने लग पड़ता है. फिर वो बैक प्रेशर बिल्डअप होता है, कैपिलरी प्रेशर बढ़ने लग पड़ता है. जब कैपिलरी प्रेशर बढ़ता है तो फिर सेल्स में मज़ीद इस्कीमिया होता है, मज़ीद फ्लूइड लीकेज होती है, मज़ीद वीनस प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से मज़ीद कैपिलरी प्रेशर बढ़ता है, और ये एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है. होते होते इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कैपिलरी प्रेशर के इक्वल हो जाता है. इस टाइम माइक्रो सर्कुलेटरी जो परफ्यूजन डेफिसिट है वो आने लग पड़ता है, और अब टिश्यू की इन्फार्क्शन, पहले तो स्कीमिया चल रहा था, अब इन्फार्क्शन होगी. अब सीवियर पेन जब भी किसी अफेक्टेड कंपार्टमेंट में हो, दैट शुड prompt you towards thinking about कंपार्टमेंट सिंड्रोम. और पैसिव स्ट्रेचिंग जो मसल्स की होती है तो इट गेट्स वर्स.
वीकनेस और पैरालिसिस लेट साइन है, पल्सलेसनेस भी लेट साइन है। तो व्हाट यू कैन डू इज़ एक्चुअली इसके यू कैन मेजर अ कंपार्टमेंटल प्रेशर, जिसने पता नहीं इधर लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, प्रॉब्ली आगे आएगा इन्वेस्टिगेशंस में आएगा। यस, तो क्लिनिकली आपको एक डिस्प्रोपोर्शनेट पेन जो है किसी भी जगह की, डिस्प्रोपोर्शनेट पेन डिस्प्रोपोर्शनेट टू द इंजरी, वो आपको शुड मेक यू सस्पेक्ट दिस। जब आप कंपार्टमेंटल प्रेशर लो जो कि नॉर्मल लेस 10 से 12 से कम होते हैं, वो बड़ा इजी है लेना, नीडल डाल के कंपार्टमेंट में उसको ट्रांसड्यूसर से लगा दो। ओके, सो जो नॉर्मल प्रेशर कंपार्टमेंट का होता है मस्कुलर कंपार्टमेंट्स का, वो 10 से कम होता है, लेकिन इस केस में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंपार्टमेंट प्रेशर अगर 30 से ऊपर है तो फिर आपने फिशियोटमी करवानी है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, और मेजर जो आप कंपार्टमेंट प्रेशर करोगे, खाली उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे रिलाई करने की बजाय आप डायस्टोलिक आर्टीरियल प्रेशर जो है वो माइनस जो कंपार्टमेंटल प्रेशर है, जो वैल्यू आएगी वो 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 30 से कम है फिर आप फिशियोटमी करोगे। बेसिकली दिस इज़ द थिंग। लेट्स से कि डायस्टोलिक प्रेशर 80 है, कंपार्टमेंटल प्रेशर 30 आ गया, तो अब 80 माइनस 30 50 कंपार्टमेंट परफ्यूजन प्रेशर है। सो अभी फिशियोटमी की इंडिकेशन नहीं है। लेकिन लेट्स से डायस्टोलिक प्रेशर 60 है और कंपार्टमेंटल प्रेशर 50 आ गया, अब 10 हो गया, 60 माइनस 50, नाउ फिशियोटमी की इंडिकेशन है क्योंकि ये 30 से कम हो गया। इसके अलावा आप और क्या यूज़ कर सकते हैं? न्यूरो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड इमेजिंग, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, क्रेटिन फोस्फोकाइनेज, सीपी के लेवल भी हमें रेब्डोमायोलाइसिस और ये मसल इंजरी के बारे में बताते हैं, और मायोग्लोबिन यूरिया भी। लेकिन टू डायग्नोस इट अर्ली यू हैव टू बी, इट हैज़ टू बी क्लिनिकल। आपका जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होना चाहिए। तो सर्जिकल डीप कंप्रेशन इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, और ये आपने फ़ौरन अंडरटेक कर देनी है। इन दिस केस लिम को आपने हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है ताकि ड्रेनेज अच्छी हो, और ओपन फिशियोटमी, बल्कि इनफैक्ट इसने लिखा है एलिवेट ज़्यादा ना करें क्योंकि उससे उसका परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा ना। हार्ट के लेवल पे रखें, या नीचे रखें ना ऊपर रखें, हार्ट के लेवल पे रखें। ओपन फिशियोटमी इसकी ट्रीटमेंट बार बार बता रहे हैं, और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी ताकि फ्री रेडिकल्स वगैरह कम हो, और मैनिटोल फ्री रेडिकल अगेन सेम मैकेनिज़्म। तो ये इन्होंने इन दो चीज़ों को भी साथ एज एन एडजंक्टिव थेरेपी ऐड किया हुआ है।